फिजिक्स में हम बात करते हैं क्रिटिकल मास की। यह वह न्यूनतम सामग्री है जो एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यदि आप इस तक नहीं पहुंचते तो रिएक्शन वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन यदि आप इसे पार कर जाते हैं तो आप दुनिया बदल देते हैं। 6 जून 1944 को दुनिया ने एक अलग तरह का क्रिटिकल मास देखा। हमें सिखाया जाता है कि हम सिर्फ सैनिकों को देखें, उनकी बहादुरी, वह गोलीबारी, लेकिन यह समझने के लिए कि डी-डे वास्तव में सफल क्यों हुआ, आपको बायोलॉजी को भूलकर फिजिक्स को देखना होगा। आपको लॉजिस्टिक्स को देखना होगा। 1,56,000 आदमियों को मूव करना आसान है, लेकिन उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी ऊर्जा को मूव करना, यह किसी ग्रह जितनी जटिल समस्या है। यह कहानी है घोस्ट आर्मी, कृत्रिम बंदरगाहों और अदृश्य सप्लाई चेन्स की। यह आजादी का हिसाब किताब है। एस्ट्रोफिजिक्स में हम सिग्नल टू नॉइज अनुपात का अध्ययन करते हैं। कभी कभी किसी ग्रह को छिपाने के लिए आप उसे ढकते नहीं हैं, आप देखने वाले को कहीं और एक चमकदार झूठे सिग्नल से अंधा कर देते हैं। यहां प्रवेश होता है घोस्ट आर्मी का आधिकारिक तौर पर 23 आरडी हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स। उनका हथियार छर्रे नहीं था, उनका हथियार था धोखा। उन्होंने एक थर्मोडायनामिक असंभवता पैदा की, एक विशाल सेना जिसका मास शून्य था। उन्होंने हवा भरने वाले रबर टैंक, नकली हवाई जहाज और विशाल स्पीकरों का इस्तेमाल किया जो टैंकों के चलने की रिकॉर्ड की गई आवाजें सुना रहे थे। उन्होंने पासडी कैलाइस में एक फैंटम मास पैदा कर दिया। इसने जर्मन सुरक्षा को दुविधा में डाल दिया। जब तक दुश्मन को एहसास हुआ कि कैलाइस का सिग्नल सिर्फ शोर था, तब तक नॉर्मंडी में काइनेटिक एनर्जी को रोकना नामुमकिन हो चुका था। यहां वह मुख्य वेरिएबल था जिसे इस हमले को नामुमकिन बना देना चाहिए था, एंट्रोपी। तट पर उतरती हुई सेना एक क्लोज्ड सिस्टम होती है। बिना किसी बंदरगाह के नए संसाधन नहीं आ सकते और 48 घंटों में सिस्टम की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जर्मन यह बात जानते थे। उन्होंने हर गहरे पानी वाले बंदरगाह को किले में बदल दिया था। तो मित्र राष्ट्रों ने कुछ ऐसा किया जो इंजीनियरिंग के नजरिए से बेहद अहंकारी था। अगर वे बंदरगाह पर कब्जा नहीं कर सकते तो वे अपना बंदरगाह अपने साथ लाएंगे। उन्होंने इन्हें मलबेरी हार्बर कहा। ये कोई अस्थायी डॉक नहीं थे, ये कृत्रिम द्वीप समूह थे। फीनिक्स कोडनाम वाले विशाल कंक्रीट के ब्लॉक चैनल के पार खींच कर लाए गए और ब्रेकवाटर बनाने के लिए डुबा दिए गए। उन्होंने तैरने वाली सड़कें बनाई जिन्हें वेल्स कहा गया, जो समुद्र की लहरों की काइनेटिक एनर्जी को सोख सकती थी। ये जहाजों को तट से जोड़ने वाली लचीली रीढ़ की हड्डियां थी। जून के अंत तक ये कृत्रिम ढांचे हर रोज हजारों टन सामग्री प्रोसेस कर रहे थे। यह समुद्र की अराजक प्रकृति पर स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की जीत थी। लेकिन मास को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना फ्यूल के टैंक सिर्फ एक मूर्ति है। बिना एविगैस के प्लेन सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का शिकार है। लॉजिस्टिक्स टीम के सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भयानक सपना था। आप दुश्मन के समुद्र तल के पार लाखों गैलन फ्यूल कैसे पंप करेंगे? इसका हल था प्यूटो, पाइपलाइंस अंडर द ओशन। उन्होंने विशाल लचीले पाइपों को तैरने वाले ड्रमों, जिन्हें कॉननड्रम्स कहा गया, पर लपेटा और इंग्लिश चैनल के तल पर बिछा दिया। यह युद्ध मशीन का रक्त संचार तंत्र था। जब सैनिक एक एक मीटर जमीन के लिए लड़ रहे थे, प्यूटो हाई प्रेशर पर इस हमले का जीवन रख पंप कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस हमले का थर्मोडायनामिक रिएक्शन कभी ठंडा न पड़े। हम अक्सर इतिहास को नैतिकता या राजनीति के नजरिए से देखते हैं,
लेकिन डी डे एक भौतिक अवधारणा का सबसे बड़ा सबूत भी था। जीत सिर्फ इस बात की नहीं थी कि किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत थी, यह इस बारे में था कि किसने भौतिक ब्रह्मांड पर महारत हासिल की। कौन रोशनी और आवाज का इस्तेमाल करके भूत पैदा कर सका, कौन समुद्र की फ्लूइड डायनामिक्स को काबू कर सका, कौन एनर्जी ट्रांसफर की खाई को पाट सका। बीच लैंडिंग तो सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स वो ईंधन था, और बिना ईंधन के आग कभी नहीं जलती।